जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस तरह से आज जो है हम लोग का ये अगला सीरीज चालू हो रहा है। इस सीरीज़ में भी हम लोग जो है एसएसटी सामाजिक अध्ययन यानी कि सीटेट में सामाजिक अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, और वो भी वैसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछला वर्ष जो पूछे गए क्वेश्चन है। और सीटेट जो एग्जामिनेशन होता है, सीटेट मतलब कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, और इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चनों को फिर से हम लोग आज चर्चा करेंगे और पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, ताकि सीटेट के एग्जामिनेशन में हम लोग जो है अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। बहुत सारे प्रश्नों का सीरीज़ मैंने तैयार किया है, और आप लोग जो है मेरे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट जनवरी 2012 और जून 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि जो भी यहाँ से नॉलेज आप लोग को मिले वो उसका आप लोग एग्जामिनेशन में यूज कर सकें, ठीक है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा ... से शुरू होता है। यानी कि लोकसभा में जब भी बैठक होती है तो उसका जो प्रत्येक सत्र होता है, ठीक है, और प्रत्येक सत्र में जो है प्रथम घंटा जो होता है वो क्या कहलाता है? ये प्रथम घंटा, ठीक है। तो लोकसभा में जो बैठक होती है उसमें प्रथम घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। यानी कि लोकसभा में जो बैठक होती है उस बैठक में जो प्रथम घंटा होता है, शुरुआती जो काल होता है, उसमें प्रश्न किया जाता है, अपने प्रश्नों को रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसने दिया था? ठीक है, ये बहुत बड़ी विचार थी कि भारत के जितने भी मतदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर किसी भी स्तर के इंसान हो, उसे मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इस मत को सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कि अब मीडिया को ... के साथ निकटतीय संबंधों के साथ स्वतंत्र नहीं माना जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है व्यापारिक घराना। तो देखिए, मीडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, मीडिया को जो है सरकार का चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि आज का जो मीडिया है वो व्यापारिक घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके चलते आज मीडिया को स्वतंत्र नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम समुदाय, ठीक है। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का गठन कब हुआ था? इस समिति का गठन हुआ था 9 मार्च 2005 ईस्वी में, और उस समय जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दादन व्यवस्था क्या है। ठीक है, दादन व्यवस्था क्या है, तो इसका आंसर देखिए कह रहा है कि जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, जिसको दादन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डॉट डॉट है। सी के जानू क्या है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता है जो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनहित याचिका PIL द्वारा डॉट डॉट आई, यानी कि जनहित याचिका जो है PIL द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि यानी कि इसका क्या कारण है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि क्या है कि यहाँ शिक्षा गरिमामय जीवन जीने की सहायता करती है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, इसलिए शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदिवासियों के रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के लिए परिणाम स्वरूप प्रायः, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये जून 2011 में पूछा हुआ यह सीटेट का प्रश्न है जो SST से है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाजार शताब्दी का अर्थ क्या है। ठीक है, बाजार शताब्दी का शब्दावली का अर्थ क्या है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूल और प्रेरक स्थितियां हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। तो क्या है, व्यापार एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत कृषि, मछली पालन और खनन, ये सभी चीज़ें आ जाती है, लेकिन व्यापार नहीं आता है। व्यापार जो है एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि PHC का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो PHC का जो अर्थ होता है यहाँ पे, इसका मतलब कि PHC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PHC का फुल फॉर्म जो होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, जिसको हिंदी में जन स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित करता है और शोषित करता रहता है, वह प्रणाली क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष जो है स्त्रियों पर अपनी प्रधानता दिखाता है, स्त्रियों को उत्पीड़ित करता है, उसे शोषित करता है, उसको अपने अधीन रखता है, इसको कौन सी प्रणाली कहा जाता है, तो इसको पितृसत्तात्मक प्रणाली कहा जाता है। इस पितृसत्तात्मक प्रणाली में क्या होता है कि किसी परिवार में जो होते हैं पुरुष जो होते हैं, पुरुष प्रधानता होती है, कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिए गए होते हैं स्त्रियों के तुलना में, तो इसका आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र पत्रिका, यानी कि 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो पत्र पत्रिका वह साधन था जो किसी भी क्षेत्र के विकास करने में या वहाँ की सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र पत्रिका, जो पेपर होते थे उन्हीं के माध्यम से 19वीं शताब्दी में ये सब कार्य किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में डॉट डॉट प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए ये सब कार्य किए जाते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करने वाला एक प्रश्न आता है।
ठीक है। इसमें हमको मिलान करना है। जैसे कि कृषि, कृषि का क्या अर्थ होता है कि फसल उगाना और खेती करना, ठीक है। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि से तात्पर्य है फूल फल और सब्जियां उगाना, ठीक है। अगला है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, इसका आंसर हो जाएगा मछली पालन। और द्राक्षा कृषि का मतलब होता है अंगूर की खेती करना। तो ये सही मिलान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, यानी ज़्यादातर महाजनपद जो थे वो किले के अंदर रहते थे, यानी कि किले बना करके रहते थे। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा शासकों को अतिक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए वे लोग चारों तरफ से अपने राज्य को किलेबंदी के रूप में रखते थे। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ ये मेरा खुद का लिखा हुआ क्वेश्चन है। जो भी पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सारे के सारे वही क्वेश्चन है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न वहीं से आते हैं, कहीं से अलग से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, देखिए उद्योगपति उद्योग कब स्थापित करते हैं, प्रश्न यह है। इसका आंसर हो जाएगा वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। जब उसको अनुकूल सरकारी नीतियाँ प्राप्त होती है, इसी के आधार पर वे जो है अपने उद्योग का निर्माण करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। अब प्रश्न संख्या 19 कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि वैसे कृषक जो स्थानांतरित कृषि करते थे उनको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई। जो भी कृषक थे उनकी जो गतिविधि थी, जिस जगह पे वो खेती करते थे, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए, प्रतिबंधित हो गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डॉट डॉट के केंद्र के रूप में माना जाता था। यहाँ पे बात हो रही है मध्यकालीन भारत के। तो मध्यकालीन भारत के समय मंदिरों को जो है क्या माना जाता था, किस चीज़ का केंद्र माना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों का, कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र के रूप में माना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह कि गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा मंदिरों को नष्ट करने के पीछे मुख्य कारण क्या था। देखिए गजनी के जो सुल्तान थे, ठीक है, और उन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा उसने इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, यानी कि इस्लाम के जो है महानायक बनना चाहते थे। इसके तहत उन्होंने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और महमूद गजनवी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए, भारत में प्रशासनिक प्रथा को विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी प्रथा अपनाया था। देखिए भारत में अपनी प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व करने की प्रथा को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा था। वो काल कौन कौन से थे? हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था, ठीक ना। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत को 3 भागों में विभाजित किया था, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इसका मुख्य कारण था कि यह इस विचारधारा पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नील खेती को 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। नील की जो खेती होती थी उसकी 2 प्रमुख प्रणालियाँ थी, कौन सी थी? तो एक निज थी और एक रैयती थी, ठीक है। निज और रैयती के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी हासिल करना है कि निज प्रणाली क्या था। तो निज प्रणाली में किसान खुद अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, जबकि रैयती प्रणाली में जो भी किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, वे ज़मींदारों की भूमि पर ही कृषि किया करते थे। तो ये नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी, निज और रैयती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है,
ठीक है। तो खनन जो है वो एक प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसे प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। यानी कि खनन के माध्यम से भूमि के अंदर से जो प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं वही उत्पादन के साधन थे, इसलिए इसको प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया की हिस्सा नहीं होगा। तो देखिए तथ्यों का श्रुतिलेख जो है यह सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि यह भाषा विज्ञान की अनुदेशात्मक प्रक्रिया होगी। क्योंकि तथ्यों को श्रुतिलेख यानी कि तत्वों को सुनकर लिखना यह भाषा विज्ञान को क्या करता है? महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बहुत सारे कथन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं हमको ये चर्चा करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा कथन दिया हुआ था बुक्स में। और सारे ऑप्शंस को मैंने नहीं लिखा है इसमें, इसको मैं बतला देना चाहता हूँ कि कौन कौन सा ऑप्शन था इसमें। तो पहला ऑप्शन यह था कि यह ध्रुवों के पास चपटी है। तो ये सही बात है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों के पास चपटी है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है पृथ्वी इसके बीच में उभार होता है, यह भी बात सही है कि पृथ्वी के जो बीच का भाग जो होता है वो उभार होता है। और तीसरा ऑप्शन था इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो सबको जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेकिन चौथा ऑप्शन था यह पूर्णतः गोल है। तो पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, बल्कि इसके बारे में हम लोग ऑप्शन 1 में पढ़े कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यानी कि यह पूरी तरह से गोल नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है नारंगी की तरह गोल है, यानी कि ध्रुव की तरफ चपटी है। अगला प्रश्न कि नगरीकरण का परिणाम है, यानी कि नगरीकरण का परिणाम क्या है। तो नगरीकरण का परिणाम जो है वो है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, यानी कि जो भी गांव में बसने वाले जो लोग होते हैं वो नगरों की ओर पलायन करते हैं, जिसके चलते नगरीकरण व्यवस्था उत्पन्न होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण क्या है, यानी कि क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसने कहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में, ये सही बात है कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। और इस कथन को सर्वप्रथम किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने इस कथन को कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन गीता है। गीता क्या है? तो सबको जानते हैं कि गीता जो है महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किसके शासनकाल में ऐसा लिखा था? तो फाहियान जो थे चीनी यात्री थे जो भारत में आए हुए थे, उन्होंने एक बात लिखा था। और बात क्या था कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे उस समय। तो यह किस समय की बात हो रही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल की बात हो रही है कि उस समय जो है लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था। ये भारतीय इतिहास की बात हो रही है और जन्म मृत्यु की पंजीयन की बात हो रही है, तो वो मौर्य काल में सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। अकबर के शासन काल में जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी VVI क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? यानी कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें कानपुर जैसे जगहों से मुख्य नेतृत्व के रूप में किसने भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? यानी कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस बुक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और उन्होंने इस बुक को किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा
अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था और सबसे पहली बैठक जो है कब आयोजित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को यह पहली बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है, जिसे भारत के प्रथम नागरिक के नाम से जाना जाता है, उसका चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर राष्ट्रपति से संबंधित कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन है, यानी कि नमकीन सागर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर। यह इतना नमकीन है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो जलीय जीव हैं उसको पाने की संभावना बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है 44, भाखड़ नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ नंगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया था। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को पारित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावी होती है। देखिए जब भी चुनाव होता है तो आचार संहिता यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। यानी कि जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि निकाल देती है उसके बाद से हर एक जगह पे जो है आचार संहिता लागू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इस सीरीज़ को हम लोग ख़त्म करते हैं। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था, तो वो था 86वां संशोधन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों के कोच जो होते हैं, जो सिखाने का काम करते हैं, उसी को दिया जाता है। और ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। इसे तो हर कोई जानता है कि भारतीय संगीत में जो है कुल 7 स्वर होते हैं। कौन कौन, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो होते हैं भारतीय संगीत में होते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो का सीरीज़ यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों लास्टली मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करें और इस वीडियो को देखने के बाद जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तथा अगर आप लोगों को दोस्तों SST से या फिर किसी भी प्रकार की सीटेट की पेपर से संबंधित आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं। मैं अपने आपके व्हाट्सअप नंबर पे वो PDF डाल दूंगा। ठीक है। और अंततः दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।